हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज के सेशन में यहाँ पर जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपके इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में जो पार्ट दिया हुआ है उसमें साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछे गए हैं, तो उन्हीं का निचोड़ हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं और इसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सीरीज में आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पर कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या हम लोग कहें कि टोटल पेयर ऑफ सेट या सेट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कैसे भी पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ पर कि कितने गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं, 21 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं, 23 या 24। आप सभी लोगों को कमेंट में रिस्पॉन्स करते रहना है। ठीक है, सभी लोगों का कमेंट यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें बेटा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है यानी कि HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है 2011 में, और उससे हमें पता चल चुका है कि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ जीन्स कितने हैं, और साथ ही साथ जीन्स के अलावा इनका फंक्शन क्या है ये भी हमें पता चल चुका है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें बेटा कि हमारे शरीर में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं मानव शरीर में, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब इनमें भी अगर देखिए बेटा तो जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, ऑटोसोम के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। किनको, जो 22 जोड़ी हैं, और जो 23वीं जोड़ी होती है यानी कि 23rd पेयर जो है, यानी कि 23वीं जोड़ी जो है ये हमारी क्या कहलाती है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, यानी कि इनको कहा जाता है बेटा लिंग गुणसूत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों में जो लिंग निर्धारण है यानी कि सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है कि मेल होगा या फीमेल, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये पूरा कार्य किसका होता है, इसी 23rd पेयर का होता है, यानी कि 23वीं जोड़ी का। ठीक है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या की अगर बात करी जाए तो अगर कुल संख्या कहें तो अगर पेयर में पूछा है तो 23 पेयर, और संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो ये आपके हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न के आधार पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, यानी कि जो लाइफ है यानी कि जो जीवन है इसका बेसिक यूनिट यानी कि मूलभूत इकाई या सूक्ष्म इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, कोशिका यानी कि सेल, ऊतक यानी कि टिश्यू, अंग यानी कि ऑर्गन, और राइबोसोम। ठीक है, तो इन चारों में से कौन आपका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, जीवन की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई यानी कि बेसिक यूनिट की बात हो रही है। और किसी भी लिविंग क्रीचर को आप देखिए, यानी कि किसी भी सजीव को अगर आप देखेंगे तो सजीव के शरीर की जो संरचना है वो किससे मिलकर के होती है बेटा, तो वो मिलकर के होती है सेल्स के द्वारा, यानी कि कोशिका के द्वारा। ठीक है, कोशिका के द्वारा। कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, तो कोशिकाओं से मिलकर के हमारे बनते हैं क्या, हमारे बनते हैं टिश्यू। क्या बनेगा, टिश्यू, यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। टिश्यूज से मिलकर के क्या बनेगा बेटा, तो मिलकर के बनेगा हमारा ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग कह देते हैं। और अंगों को अगर मिला दिया जाए तो कोई भी सजीव यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, या अगर हम लोग बात करें कोई भी जीव का निर्माण हो जाएगा या किसी भी शरीर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर अगर देखिए तो शरीर को निर्मित होने के लिए जो मूलभूत इकाई यानी कि बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है आपकी सेल यानी कि कोशिका होती है। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका में ही विभाजन होता है तो संतति कोशिका का निर्माण होता है यानी कि डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं से आगे चल करके पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है यानी कि पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कौन हो गई बेटा, सेल यानी कि कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये आपकी डेड सेल थी यानी कि मृत कोशिका थी। और कब किया था, तो 1665 ईस्वी में इन्होंने किया था, यानी कि 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वहां नाम आता है एंटोनी वैन लीवेनहॉक का। ठीक है, क्लियर, एंटोनी वैन लीवेनहॉक का जीवित कोशिका के लिए, और मृत कोशिका के लिए आपका किसका आता है नाम, तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा हम लोग सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ठीक है, किस कोशिका में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ऑप्शन है आपके यहां पर मूल रोम की कोशिकाएं। ठीक है, मूल रोम कोशिका यानी कि ये आपका क्या है, रूट फाइबर सेल्स। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसीज, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये चार ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि किन कोशिकाओं में नाभिक की बजाय यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि नाभिक अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में यूज होता है, जीव विज्ञान में आपका यूज होता है केंद्रक। ठीक है, क्या यूज होता है, केंद्रक का इस्तेमाल किया जाता है, केंद्रक शब्द का, तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अब हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी कि वो कोशिका जिसके लक्षण एडवांस हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो उसमें कोई एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और केंद्रक के ही अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। वही जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी हमें केंद्रक नहीं मिलता, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, अब मूल रोम की कोशिका, मूल रोम यानी कि जड़ की बात हो रही है। और आप लोगों ने मोस्ट कॉमन देखा होगा कि जैसे जब भी कभी आप लोग गाजर या मूली खाते हो तो उसके सरफेस पर कुछ ऐसे पतले पतले थ्रेड या रोएं की सी संरचना आपको नजर आती है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं मूल रोम, और ये यूकैरियोटिक सेल है, और इनके अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो केंद्रक के अंदर पैक होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों ही किसके टाइप्स हैं बेटा, तो ये जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि WBC होती हैं, उनके ये क्या होते हैं, ये टाइप्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर भी केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि आरबीसीज हैं, लाल रक्त कणिकाओं की अगर बात करी जाए तो रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है ये कैसा होता है, गोल और चपटा होता है। जैसे आप लोगों ने हाजमोला खाया होगा, हाजमोला की जो पैलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, उनको आप देखिए गोल होती हैं और दोनों ओर से चपटी हुई हैं। ठीक है, जैसे किसी ने दबा दिया हो, तो वैसे ही आरबीसी की संरचना होती है और इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है एक्सेप्शनल केस का, यानी कि अपवाद में। अपवाद में कौन आएगा, कैमल, लामा और स्कॉलियोडॉन, यानी कि ऊंट, लामा और स्कॉलियोडॉन। लामा क्या होते हैं, ऊंट तो सबको पता होगा। लामा क्या होते हैं बेटा, लामा आपके होते हैं, जैसे भेड़ों का पालन किया जाता है ऊन के लिए, वैसे ही लामा का भी पालन किया जाता है, और लामा का पालन से भी ऊन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से पहाड़ी ऊंट हम कह सकते हैं, छोटे होते हैं। और स्कॉलियोडॉन डॉग फिश है। ठीक है, डॉग मछली भी इसको कहा जाता है, डॉग फिश है, और इनकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो केंद्रक युक्त होती हैं। बाकी सभी में जैसे हम लोग अपनी बात करें
या गाय भैंस शेर बकरी की बात करें तो इनकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which is the smallest organism which is unable to grow and reproduce by itself। यानी कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास करके प्रजनन करने में असमर्थ है। यानी कि द स्मॉलेस्ट लिविंग क्रीचर कौन सा है जिसका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता और खुद से वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, यानी कि उसमें प्रजनन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके यहां पर विषाणु यानी कि वायरस दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो कि आपका एक वायरस है जिसको कहा जाता है जीवाणु भोजी विषाणु, माइकोप्लाज्मा और शैवाल यानी कि एल्गी। तो इन चारों में से कौन सा है आपका। ठीक है, तो अब देखिए वायरस यानी कि विषाणु की अगर बात करी जाए बेटा तो ये आपका होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ये। कौन, विषाणु यानी कि वायरस। ठीक, दूसरे पॉइंट की इसकी बात करें, जैसे ही इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये तो ग्रो करता है, अपनी संख्या को भी बढ़ाता है, लोगों को बीमार कर देता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु, और गंगा के पानी में यही पाया जाता है जिसकी वजह से गंगा के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, यही बैक्टीरियोफेज वायरस है। और ये भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। शैवाल एल्गी, इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है और सेल्फ रिप्रोडक्शन, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसका पूरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जो जीवित और सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। ये पेड़ पौधों को रोग कॉज करती है, यानी कि उनको बीमार करती है वनस्पतियों में। और माइकोप्लाज्मा जो है इसके अंदर खुद से प्रजनन करने की क्षमता और विकास की क्षमता नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, which of the following organelles plays the most important role in protein synthesis। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम अगर किसी जीवित कोशिका के अंदर होगा तो वो प्रोटीन के बनने के बाद ही होगा, लेकिन प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहली चीज कि डीएनए जरूरी है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहां पर पूछ रहा है कि कौन से ऑर्गेनल्स जिम्मेदार हैं, यानी कि कौन से अंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो यहां पर दिया हुआ है लाइसोसोम और दूसरा सेंट्रोसोम दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, तीसरा दिया हुआ है अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम दिया है, तीसरा दिया हुआ है गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस की, अगर हम लोग बात करें तो जैसे सपोज दैट कोई एक सेल है और कोशिका है, तो कोशिका के अंदर कोशिकांग उपस्थित होंगे। एक तो हो गया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक में क्या है बेटा, डीएनए, डीएनए ने किसका निर्माण किया, आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लियस के पास क्या होती है, अंतःप्रदव्य जालिका या अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका या अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है रफ ईआर, ठीक है, रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, और दूसरी होती है स्मूथ। रफ क्यों होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम धसे हुए रहते हैं और इन्हीं राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब यहां पर और सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम लोग बात करें
तो कोशिका में किसी भी कार्य को करने के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी में ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस जिसको गोल्गी बॉडीज कहते हैं, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं जिनको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप सभी लोग अगर देखिए तो ये आरएनए किसके पास जाएगा, ये आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और ये राइबोसोम कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदव्य जालिका में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो प्रोटीन में बदल दिया जाएगा अमीनो एसिड को जोड़ करके। अब क्या यहाँ गोल्गी बॉडीज का काम आ रहा है, क्या लाइसोसोम का काम आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये गलत हो गया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इनका कोई रोल नहीं है, गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। गोल्गी बॉडीज क्या करती है, ये प्रोटीन को चेक करती है कि ये सही बनी है कि नहीं, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हाउ इज अ प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आखिर कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब इनको भिन्नता को बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं यहां पर आपके दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें अलग होता है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के द्वारा, जीव द्रव्य की उपस्थिति यानी कि प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस के द्वारा, या कोशिका केंद्रक यानी कि सेल न्यूक्लियस के द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो बेटा एक चीज हम सभी लोग जानते हैं कि जो एनिमल सेल होती हैं उनका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और इनकी आउटर लेयर क्या कहलाती है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा रिजिड होता है, यानी कि कठोर होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है ये आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है और रिजिड होती है। और इसी कारण से अगर आप देखिए तो कोई भी अगर प्लांट है आपके सामने, यानी कि कोई भी पेड़ पौधा है, तो उसकी जो आउटर सरफेस है वो रिजिड होती है, यानी कि कठोर होती है। ठीक है, आउटर सरफेस कैसा होता है, कठोर होता है। तो कठोर होने के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये सेलुलोज का बना है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए ये स्मूथ होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही सेम पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है भाई, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर भी है, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर के बनता है जीव द्रव्य। ठीक है, केंद्रक दोनों में है, जिसके अंदर आपका डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल आपका इनमें प्रेजेंट रहता है, यानी कि आनुवंशिक अणु इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर डिफरेंस किसकी वजह से आ गया, सेल वॉल की वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से। ये आपका सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसीलिए जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये कोशिका भित्ति के कारण, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा आगे प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, मेड ऑफ, यानी कि कोशिका झिल्ली जो कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहलाती है, ये किसकी बनी होती है, आप लोगों को हमने अभी अभी बताया है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहेंगे यहां पर कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन और सेलुलोज की बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करी जाए, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये किस चीज की बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। ठीक है,
और इसके लिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें जो लिपिड्स हैं और लिपिड्स के दो एंड होते हैं। एक तो एंड होता है आपका, अगर आप देखिए कि हाइड्रोफिलिक एंड होता है, वो बाहर होता है। जो हाइड्रोफोबिक, यानी कि जिससे, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जिसको पानी से डर रहता है। पानी से डर ठंडियों में आप लोगों को अक्सर हो जाता है, आप लोग नहाते नहीं हैं, वो डर अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये वाटर हेटिंग और वाटर लविंग की बात हो रही है। तो जो वाटर लविंग पोर्शन है ये लिपिड का बाहर रहेगा, और वाटर हेटिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक जो रीजन है, ये चेन अंदर की तरफ रहेंगी। और इनमें धसी हुई होती है प्रोटीन, और जहां से आपका आयन एक्सचेंज चैनल चलता है। ठीक है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की मिलकर के बनी होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि कौन सा तत्व पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, या ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बेटा, यहां पर एलिमेंट की बात हो रही है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि तत्व के आधार पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी अगर सेल है, सेल के अंदर जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो तो वाटर का बना होता है। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो आंसर हो जाता आपका वाटर यानी कि जल। ठीक है, क्योंकि ये यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। लेकिन अगर हम मानव के शरीर की बात करें, ठीक है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये किसी मानव का शरीर है। ठीक है, अब मानव शरीर में हम लोग अगर देखें बेटा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा भाग होता है ये किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा भाग है बेटा, ये आपका बना रहता है ऑक्सीजन से। ठीक है, कितना ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो मानव शरीर का लगभग 65% भाग सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है बेटा, तो ऑक्सीजन से बना होता है, ना कि सोडियम से, ना आयरन से, ना आयोडीन से। आयोडीन किस चीज़ के लिए जरूरी होती है, आयोडीन जरूरी होती है जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, इसकी सक्रियता के लिए और चयापचय के लिए। लोहा किस लिए जरूरी है, लोहा हमारे शरीर में रक्त के निर्माण के लिए जरूरी है, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। ठीक है, सोडियम क्यों जरूरी है, जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं वैसे ही सेल्स में भी आपस में कम्युनिकेशन होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाता है, और उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, तो सोडियम वहां जरूरी है। और ऑक्सीजन ऊर्जा के उत्पादन के लिए जरूरी है। ठीक है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन नहीं होगा जब तक ग्लूकोज का, तब तक एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऑक्सीजन ही मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में है, लगभग 65% भाग। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैक्सिमम वेट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है, हड्डियों का यानी कि बोन्स का, ऑर्गन्स अंगों का, टिश्यूज ऊतकों का, या जल वाटर का। तो हमारे शरीर का सर्वाधिक भार किसका बना हुआ है, तो बेटा अभी ठीक इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोगों को बताया और सबका सही उत्तर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर देखें तो हड्डियों का सर्वाधिक भार नहीं होता, ना ही अंगों का, ना ऊतक का। सर्वाधिक मात्रा में भार किसका है हमारे शरीर में, तो वाटर का है। वाटर यानी कि जल का, जो जल है वाटर है यानी कि H2O है, H2O हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है वजन के आधार पर देखा जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्रोमोसोम्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग,
यानी कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप हम लोगों का क्या है बेटा, जो क्रोमोसोम है, यानी कि जो गुणसूत्र है वो इनमें से किसका परिवर्तित रूप है, यानी कि किसके मॉडिफिकेशन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ है बेटा, क्रोमैटिन फाइबर्स का, यानी कि क्रोमैटिन धागों का, डीएनए का, आरएनए का, या जीन का। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों का डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि द्विचक्रीय मॉडल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। अब ये जो डीएनए है, डीएनए में ट्रिपलेट के कोडॉन में, यानी कि 3 की संख्या की अगर बात करें तो इसमें क्या उपस्थित होता है, ये आपके जीन कहलाते हैं। और जीन किससे मिलकर के बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो डीएनए है, डीएनए ये आपका जब इसमें क्वाइलिंग होगी तो ये क्या बनाएगा बेटा, तो यहां पर ये क्या होता है बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपट करके किसका निर्माण करेगा, तो ये क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करेगा, जिसको क्रोमैटिड कहा जाता है। अब क्रोमैटिड में जब सुपर क्वाइलिंग होगी और सुपर क्वाइलिंग के बाद ये हमें क्या मिलेगा बेटा, ये हमें मिलेगा क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र के रूप में ये हमको मिलता है। तो क्रोमोसोम किसका परिवर्धित रूप है, क्या जीन का है, बिल्कुल नहीं, जीन तो फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई। आरएनए का इससे कोई संबंध नहीं है। डीएनए में जब क्वाइलिंग होगी तब ये क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करेगा और क्रोमैटिन फाइबर के, यानी कि क्रोमैटिन धागों के सुपर क्वाइलिंग की वजह से गुणसूत्र का निर्माण होता है। इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थ्रू व्हिच वैस्कुलर टिश्यूज डज वाटर मूव अपवर्ड्स इन प्लांट, यानी कि पौधों में पानी किन संवहनी ऊतकों के द्वारा ऊपर पहुंचता है। देखिए हम सभी लोग ये जानते हैं कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो सभी मिट्टी से जो केशिकीय जल होता है उसका अवशोषण करते हैं रूट्स के द्वारा, यानी कि अपनी जड़ों के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये कहाँ पहुंचाते हैं, ये पहुंचाते हैं ऊपर पत्तियों तक। और पत्तियों तक जब ये पहुंचा देते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वहां तक पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य पानी का किन ऊतकों के द्वारा होता है, ये प्रश्न में कह रहा है। ऑप्शंस है फ्लोएम ऊतकों के द्वारा यानी कि फ्लोएम टिश्यूज से, जाइलम टिश्यूज के द्वारा यानी कि जाइलम ऊतकों से, पैरेनकाइमा ऊतकों के द्वारा यानी कि पैरेनकाइमा टिश्यूज के थ्रू, या विभज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि कोई भी पेड़ की अगर हम बात करें, किसी भी ट्री की बात करें जो कि वैस्कुलर प्लांट है यानी कि जिसमें संवहनी ऊतक उपस्थित है, उन पेड़ पौधों की बात करें तो पौधों में खास तौर पर 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको हम लोग कहते हैं विभज्य ऊतक। क्या कहा जाता है, विभज्य ऊतक। और ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, जितना भी ग्रोइंग पार्ट है प्लांट का यानी कि पौधे का जो विकसित होने वाला भाग है, जहाँ से उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो विभज्य ऊतक वहाँ पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टम यानी कि पौधे के फुनगी पर, लैटरल मेरिस्टम जड़ों में, और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि तने में पाए जाते हैं, जो इनकी मोटाई में वृद्धि करवाते हैं। ठीक, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि पौधे के अगर हम लोग बात करें बेटा तो स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की अगर हम लोग बात करें यानी कि परमानेंट टिश्यूज की अगर बात करी जाए तो स्थायी ऊतकों में क्या होगा, परमानेंट टिश्यूज में कौन से रहेंगे, स्थायी ऊतक में आते हैं आपके जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ठीक है, और इनमें भी अगर देखें तो जो जाइलम ऊतक होते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, किसी भी पेड़ के तने को काट लें तो उसके सेंट्रल रीजन में ये जाइलम पाए जाएंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी और रिजिड होती है,
और इनमें एकल दिशा में गमन होता है। तो जो जाइलम ऊतक होते हैं, ये जाइलम ऊतक एकल दिशा में गमन कराते हैं और खास तौर पर किसका, तो पानी का संवहन कराते हैं। वहीं फ्लोएम ऊतकों की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोएम की दीवारें यानी कि जो सेल वॉल है वो पतली होती है, थिन होती हैं और ये टुकड़ों में बटे होते हैं और इनमें दोनों दिशाओं में गमन होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है इसमें। ठीक है, किसमें, तो फ्लोएम में। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो पानी का संवहन कौन करवा रहा है, जाइलम करवा रहा है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। पैरेन्काइमा ऊतक क्या होते हैं, जो पेड़ की छाल का निर्माण करते हैं, जो बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं, पैरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फ्लोएम इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी हैं, किस चीज के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं फ्लोएम, आहार वहन के लिए यानी कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जल के वहन के लिए, या अमीनो अम्लों के वहन के लिए यानी कि अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में ही डिस्कशन किया था कि यहां पर जाइलम के द्वारा क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लोएम है ये पतले और सेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, इनमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है यानी कि दोनों दिशाओं में गमन होता है। ठीक है, अब दोनों दिशाओं में तो गमन हो रहा है, लेकिन साथ में ही अगर हम लोग देखें इसमें दोनों दिशाओं में गमन होने के साथ साथ यहां पर और क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो मिनरल्स हैं यानी कि जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, पोषक तत्वों की अगर हम लोग बात करें, पोषक तत्व जो हैं ये उनको एब्जॉर्ब करता है यानी कि उनको अवशोषित करता है, ये ऊपर की तरफ ले जाएगा और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ या भोजन का निर्माण होता है, फूड, उसको ला करके पेड़ की डालों पे, पेड़ की जड़ों में, सब जगह पर पहुंचाने का काम किसका होता है बेटा, तो फ्लोएम का होता है। ठीक है, इसलिए फ्लोएम जो है प्लांट में किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर क्या है, आहार के वहन के लिए यानी कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ना कि ऑक्सीजन, ना ही वाटर, ना ही अमीनो एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न में और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज ब्लड, यानी कि रक्त क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है, तो रक्त के माध्यम से हर एक कोशिका को दिया जाता है। अब यहीं पर पूछ रहा है कि ये ब्लड जो है ये आखिरकार होता क्या है, यानी कि ब्लड आखिर है क्या। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एक संयोजी ऊतक है यानी कि इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एक उपकला ऊतक है यानी कि ये आपका क्या है, एक उपकला ऊतक की अगर बात करी जाए तो ये सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू है, या मृद ऊतक है। ठीक है, तो देखिए मृद ऊतक जो है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में तो ब्लड होता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पेशीय ऊतक की बनी होती है मसल्स हमारी, बिल्कुल नहीं। उपकला ऊतक स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये भी नहीं। अब यहां पर लिखा हुआ है संयोजी ऊतक, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, संयोजी ऊतकों का काम क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ना। अगर आपके सर में, खोपड़ी में चोट लगती है तो भी खून निकलता है, पैर में चोट लगती है तो भी खून निकलता है। ठीक है, तो रक्त जो है ये आपके शरीर के सारे अंगों को आपस में जोड़ करके रखता है और साथ में क्या कर रहा है, ये सभी अंगों को ऑक्सीजन दे रहा है, और जो भी न्यूट्रिशन है यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ आप लोग खाते हैं उन खाद्य पदार्थों को भी कौन पहुंचाता है कोशिकाओं तक,
तो ये रक्त ही पहुंचाता है। तो रक्त हमारे शरीर के सारे अंगों को जोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक। लेकिन रक्त की भौतिक अवस्था क्या है? ये तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए इसको कहा जाता है रक्त किसका उदाहरण है? रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके कंपोजिशन में क्या आता है? तो ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और साथ में इनमें क्या होता है? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ये दोनों मिलकर के आपके क्या बना रहे हैं बेटा? ये आपका ब्लड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है, डिफरेंट सेल्स से मिलकर के बन रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है आपका कि जो ब्लड का क्लासिफिकेशन है, यानी कि रक्त का वर्गीकरण है, ये किसने किया था? तब भी सेम वैज्ञानिक का नाम आता है यहां पर। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जिस समय पर यहां पर अगर देखें तो ये रिसर्च काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, और 19वीं शताब्दी की ही बात है। अफ्रीकी बंदरों की एक प्रजाति है जिसका नाम है रीसस। रीसस बंदरों पर काम कर रहे थे साइंटिस्ट, और तभी रक्त समूह की खोज की गई थी। यहां पर ऑप्शन में दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर और वॉटसन और क्रिक। ठीक है, तो इनसे सही उत्तर आपको छांट के बताना है। ठीक है, सभी लोगों को यहां पर रिस्पॉन्स करना है। तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की बात करी जाए तो रक्त समूह होते कितने हैं? ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये 4 अलग अलग प्रकार के रक्त समूह हैं। ठीक है, तो यहां पर ये तो बात हो गई आपके डिफरेंट ब्लड ग्रुप की। अब इन सभी ब्लड ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहां पर ब्लड ग्रुप्स की खोज की बात आती है, लेकिन साथ में यहां पर आप जब भी कभी अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो ब्लड ग्रुप का, तो वो RH फैक्टर के साथ बताया जाता है। RH फैक्टर जिसको रीसस तत्व भी कहा जाता है। अब इसके आधार पर जिन लोगों में उपस्थित होता है RH फैक्टर, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिनमें RH फैक्टर नहीं होता है उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, और साथ में अगर हम लोग देखें तो O पॉजिटिव और O निगेटिव। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता होता है O निगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो AB पॉजिटिव, जो सर्वग्राही यानी कि जो सबसे खून ले सके। ठीक, अब दूसरी चीज यहां पर कि इनकी खोज किसने की थी, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बेटा वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इनको अपने काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, यानी कि द्विचक्रीय मॉडल। तो ये बिल्कुल नहीं हुए। अब यहीं पर हम लोग बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। विलियम हार्वे ने ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज करी थी। अब यहां पर बात आती है कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर की। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज करी थी, और कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। और वीनर ने क्या किया था? RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is studied under histology, यानी कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि हिस्टोलॉजी विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग, या विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी में ये पूछ रहा है यहां पर। ठीक है, कोशिका का अध्ययन पूछ रहा है, ऊतक का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, या अस्थियों का अध्ययन यानी कि बोन्स का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी की,
तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो किसका अध्ययन होगा बेटा? कोशिका का, ऊतक का, मांसपेशियों का या अस्थियों का? तो यहां पर अस्थियों का अध्ययन यानी कि बोन्स की स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन आपका कहलाता है क्या? यहां पर सार्कोलॉजी कहलाता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, लेकिन जो ऊतकों का अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये होता है आपका हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? यहां पर राइट आंसर ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपके विभिन्न क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तब तक मिलते हैं और प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।